हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्ल्ड। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये थर्ड पार्ट वीडियो अपलोड हो रही है जो कि नेशनल इनकम से ही रिलेटेड है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम मेथड, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो सबसे पहले नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला लगाते हैं इनकम मेथड से, जो हम बेसिकली निकाल पाते हैं वो होता है हमारा NDP-FC। ओके, तो हम यहाँ पे निकालेंगे NDP-FC को कैलकुलेट करेंगे। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है NDP-FC को कैलकुलेट करने का वो है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, ये जो है हमने इस टॉप चीज़ को बहुत अच्छे से जान लिया कि हमारा जो NDP-FC है बेसिकली जब हम इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं, कौन से मेथड को? इनकम मेथड को। इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम सबसे पहले बेसिक फार्मूला लगाने के बाद NDP-FC को कैलकुलेट कर पाते हैं। NDP-FC का फार्मूला क्या है? NDP-FC का फार्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन इतना सिंपली हमको दे तो नहीं देगा कि इतना ज़्यादा सिंपल हमको दे दे कि लीजिए आप इसको कर डालिए फटाफट। तो क्वेश्चन कुछ हमें थोड़ा सा घुमाएगा, कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेट होने वाला नहीं है अगर हम इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो सीरियसली यकीन मानो कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे? अगर वो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा, अगर वो हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा तो देगा कैसे? वो देगा हमें इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करके। तो कंपोनेंट्स हमें पता होने चाहिए, तो हम वो पता कर लेंगे सबसे पहले। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी में आता क्या क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये आपका NDP-FC को कैलकुलेट करने का इनकम मेथड से बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जब हम कैलकुलेट करें तो इसके अंडर में क्या क्या कैटेगरीज में आता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नंबर 1। नंबर 2 है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। थर्ड है आपका पेमेंट इन काइंड। फोर्थ है आपका रिटायरमेंट पेंशन। ओके, हमने यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट्स को लिख लिया है, यानी कंपोनेंट्स को लिख लिया है। कंपोनेंट्स में क्या है? नंबर 1 पे आपको दे रहा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, नंबर 2 है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, नंबर 3 है पेमेंट इन काइंड, नंबर 4 है रिटायरमेंट पेंशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये आप जो है ये आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इसको कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे? किस में करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ दे रहा है तो आप उसे इग्नोर कर दें। क्यों? क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ को नहीं लिया जाता है, एम्प्लॉयर को लिया जाता है। तो आप लोग एम्प्लॉयर वाले पॉइंट को अच्छे से याद कर लें, समझ लें। एम्प्लॉयर देगा तो हमको लेना है, एम्प्लॉयज़ देगा तो छोड़ दो, फालतू में दिया है उसको लेना नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको बोल रहा है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। अगर वेजेस या सैलरी जो वर्कर्स होते हैं या जो सैलरी पेड
एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलता है, तो ये नेशनल इनकम का ही एक पार्ट बनता है, इनकम मेथड में आता है ये। कैश में दिया जाए तो भी, कई बार क्या होता है पेमेंट कैश में नहीं दिया जाता है या चेक के थ्रू नहीं दिया जाता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट में नहीं जाती है। उसके अलावा इन काइंड, काइंड का मतलब कि किसी और फॉर्म में को दे दे, जैसे सपोज़ किसी का रेंट फ्री कर देना, किसी को रहने के लिए कुछ जगह दे देना, किसी भी फॉर्म में आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में दिया गया। नेक्स्ट आपका रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट पेंशन यानी वो पेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि जब क्या होता है एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी कहते हैं पूरे साल पूरी लाइफ में अपने जो भी उनका वर्किंग पीरियड रहा होता है उसमें काम करते हैं, उनके वर्किंग पीरियड के ड्यूरेशन में उनके कुछ सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होती हैं, अलग अलग फॉर्म में, पीएफ के फॉर्म में डिडक्ट होती हैं, जिसे हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म्स में डिडक्ट होती हैं, और वो सब कलेक्ट हो जाती हैं। कुछ उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से और एडिशन होता है, अगर पीएफ का फॉर्म है वो, तो उसके बाद एडिशन करके जब वो रिटायर होता है तो उसको पैसा दिया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके सैलरी का ही और इनकम का ही पार्ट होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन दे रहा है तो ओल्ड एज पेंशन को आप यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे यानी इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका इनकम का पार्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला एक सपोर्ट है, ठीक है, जो कि ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म में मिल रहा है। वो किसी की भी इनकम, या हम उसको कहते हैं इनकम के फॉर्म में नहीं रखेंगे, सिंपल सा, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे देता है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपके ये 4 आते हैं, चारों को कंसीडर करेंगे। किनको कंसीडर नहीं करना है, कैसे घुमाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेकंड आपको दे रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस को और जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट कौन से हैं? ए, बी, सी। बी को समझते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और थर्ड पॉइंट आपका प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो कि पार्ट बी है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको दे रहा है रेंट एंड रॉयल्टी, सेकंड आपको दे रहा है इंटरेस्ट, और थर्ड आपका दे रहा है प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट है, जो कि थर्ड पार्ट बी पार्ट का ही आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के भी फर्दर 3 पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, आपको ये भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और इससे बाहर आपका नेशनल इनकम में और कुछ देने वाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, इट मीन्स वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, उसको इग्नोर करना है। प्रॉफिट में देखिए आपको क्या है, नंबर 1 प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट के पार्ट को याद करें कि आप प्रॉफिट को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या उसके पोर्शन होते हैं। तो नंबर 1 पोर्शन होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो हम कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी अपना टैक्स भरती है किसको, गवर्नमेंट को, वो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट आपका पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपका पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने बांटा ही नहीं, ना गवर्नमेंट को गया ना शेयर होल्डर्स को गया, कंपनी ने उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखा है। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं उसको? हम रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जानते हैं। थर्ड आपका जो पार्ट है वो है आपका डिविडेंड, या तो फिर कंपनी जो है प्रॉफिट का बचा हुआ पार्ट जो है वो डिविडेंड के तौर पर क्या करती है, वो अनाउंस कर देती है, ठीक है, डिविडेंड दे देती है। तो आपका ये जो है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदे वाली होगी। और इसी के साथ जो है ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। ओके बच्चों, तो अब हम जानने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, किस तरह से हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, जितने भी बच्चे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। जो बच्चे 12th बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर करेंगे, जो कि अब ये स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल से मई के बीच में होगा, और उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जो बच्चे 12th में अब जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन फंस गया हो जो आपसे ना हो रहा हो, तो आप लोग उसको जो है नीचे कमेंट में सेंड कर सकते हैं मेरे पास। मैं उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के
फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जो हम सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे निकाल पाते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी जो है वैल्यू एडिड मेथड में निकाला था जीडीपी एमपी, हमने इनकम मेथड में निकाला एनडीपी-एफसी, हमने इनकम मेथड में निकाला एनडीपी-एफसी, और अब एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम निकाल पाएंगे बेसिक फॉर्मूले से वो होगा अगेन जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो कंटेंट है वो है हमारे पास इस तरह से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम जानेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, प्लस आपका होगा यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। ओके, इतना आप 4 आइटम को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपका जीडीपी एमपी फाइंड आउट हो जाता है। अब अगेन वही वाली प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन हमको इतना सिंपली तो दे नहीं देगा कि हम उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें और हमारा आंसर आ जाए। कुछ तो घुमाएगा, कुछ तो करेगा। तो जो घुमाएगा अगर वही हमें वही पता चल जाए कि एक्चुअल में हमें घुमा किस सकता है, तो फिर चाहे जैसे घुमाए वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को जानेंगे कि वो हमें घुमा किस तरह से सकता है। यहाँ पे देखिए कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं ऑलरेडी। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ध्यान देना एक चीज़ का, कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी दे सकता है, और ऐसा ना दे करके आपको दे सकता है चेंज इन स्टॉक के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब कि साल के दौरान जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उस पूरे फाइनेंशियल दौरान आपका क्या इन्वेंट्री रही है। ठीक है, साथ में आप यहाँ पे इसको चेंज इन स्टॉक के फॉर्म में भी कंसीडर यहाँ पे करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्म में ही देता है आपको। ठीक है, चेंज इन स्टॉक के फॉर्म में। फिक्स्ड कैपिटल भी जो है ये आपको डायरेक्ट ही दे देगा, और यहाँ डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन 2 तरह से देगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि इसमें ऑलरेडी दोनों इंक्लूडेड हैं, फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज इन्वेंट्री यानी चेंज इन स्टॉक, दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ना दे करके दे देता फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तब ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं जो है चेंज इन स्टॉक भी दे रहा होता, या चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्ट ना देते तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे देता। तो अगर हमको यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देता है तो हमें यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को जो है ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे करो, चाहे प्लस लगा के हम यहाँ अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर ये बेस करता है ये कैसे लिखना है हमको, कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है तो चेंज इन स्टॉक को आपको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, फिक्स नहीं दे रहा, तो इट मीन्स आपको चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है, क्योंकि कैपिटल में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिक्स एज वेल एज करंट, दोनों एडेड होती हैं। ओके, ये हमने समझ लिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये ग्रॉस दे रहा है, ग्रॉस, तब तो जी निकल के आ रहा है। अगर ये ग्रॉस ना दे करके आपको क्या दे देता, अगर ये ग्रॉस ना दे करके आपको नेट दे देता, ग्रॉस ना दे करके अगर आपको ये नेट दे देता, तो आप क्या निकाल पाते, तब आप यहाँ पे एनडीपी एमपी निकाल पाते, जीडीपी एमपी नहीं निकाल पाते, फिर एनडीपी एमपी निकाल पाते। बाकी फाइनल आपको क्या निकालना है, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, या जो भी कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी मिल सकता है। कन्वर्जन मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसी में बताया था मैंने। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई है उसमें आपको कन्वर्जन बहुत ही सिंप्लीफाई मेथड में बताया गया, सिर्फ 3 फॉर्मूले में। उस वीडियो को ज़रूर देखना, और उसके बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं, 3 वीडियो ओवरऑल,
तो इन ओवरऑल 3 वीडियो को ज़रूर आप देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं, ठीक है। इसकी पे एक भी वीडियो ना करें। ओके, नेट अगर देगा तो एनडीपी एमपी निकल पाएगा, अगर यहाँ पे ग्रॉस देगा तो जीडीपी एमपी निकल पाएगा। इसका रिलेशन डायरेक्ट यहाँ से है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा तो चेंज इन स्टॉक अलग से ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कैपिटल फॉर्मेशन ना देके फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है तो इसने, इसका मतलब हो रहा है कि इसने सिर्फ फिक्स को कंसीडर किया है, करंट तो अभी रह जा रहा है। तो करंट मतलब चेंज इन स्टॉक को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, करंट को भी क्यों छोड़ना, ठीक है, वो हम कंसीडर कर लिए। ओके, अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का। कन्वर्जन जो है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, फर्स्ट वीडियो में है, जरूर से देखें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग के मोटिवेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मुझे, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशंस एंड ऑल।